हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। चलिए 21st चैप्टर एनसीईआरटी रीकैप सेशन चालू है अपना और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है अपना, है ना। 21st चैप्टर है क्लास 11th में। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूरॉन्स, यानी नर्वस सिस्टम का स्मॉलेस्ट यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो न्यूरॉन एक सिंगल सेल है। देखो बेसिकली हमने एनिमल टिश्यूज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी एपिथेलियल टिश्यू। सारे वीडियोस अपलोडेड है, एनसीईआरटी वाले भी हैं और डिटेल वाले भी हैं, देख सकते हो आप, है ना। एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले। उसके बाद हमने बात की कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर भी वीडियोस अपलोडेड है, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर तीसरा जो टाइप का टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू, यानी मसल्स। इस पर भी डिटेल में भी वीडियो अपलोडेड है, एनसीईआरटी वाले वीडियोस भी अपलोडेड है, सारे देख सकते हो। और चौथा है वो है नर्वस टिश्यू, यानी न्यूरॉन्स कह सकते हो आप, ठीक है। तो अब नर्वस टिश्यू में देखो केवल न्यूरॉन्स नहीं होते। नर्वस टिश्यू में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं न्यूरॉन्स और एक होते हैं न्यूरोग्लिया। नर्वस सिस्टम के ऊपर, ब्रेन के ऊपर पूरा डिटेल में, इनफैक्ट मास्टर्स पीजी लेवल तक के वीडियोस सारे अपलोडेड है, ठीक है। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इनको देख सकते हो। आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स, यानी नर्वस टिश्यू का एक सेल। आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम का जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो इन न्यूरॉन्स से बनता है। ये पिक्चर है आपके सामने एक न्यूरॉन का। इस पिक्चर को समझते हैं हम सबसे पहले। देखो न्यूरॉन के बेसिकली 2 मेन पार्ट हैं। न्यूरॉन के बेसिकली 2 मेन पार्ट है। ये पहला पार्ट, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी, या फिर साइटोन कहते हैं इसको। साइटोन या सेल बॉडी, मतलब सेल की मेन बॉडी ये है। क्यों इसको मेन बॉडी किस बेसिस पे कहा, साइटोन किस बेसिस पे कहा? क्योंकि जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है वो यहाँ प्रेजेंट होता है साइटोन में। न्यूरॉन का न्यूक्लियस यहाँ साइटोन में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के अलावा सारे सेल ऑर्गेनल्स जो आपको टिपिकल एक सेल में मिलेंगे वो सारे आपको न्यूरॉन्स में भी देखने को मिलेंगे। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो न्यूरॉन्स में नहीं होता, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो न्यूरॉन में नहीं होता, ठीक है। एनसीईआरटी ने इस बारे में बात नहीं की तो मैं भी इसके बारे में नहीं बात करूंगा, बट डिटेल वाले वीडियोस में अपलोडेड है और शायद आपको इसका आंसर पता भी है। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो न्यूरॉन में नहीं होता, उसका मुझे आपको आंसर बताना है। हिंट की बात अगर मैं करूँ, अगर आप लोगों को हिंट चाहिए तो आप समझें कि वो जो सेल ऑर्गेनल है उसका रिलेशन है सेल डिवीजन से, ठीक है। उसकी वजह से सेल डिवीजन होता है। अब बिकॉज वो सेल ऑर्गेनल न्यूरॉन में प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। ये आपको रीज़न ध्यान रखना है। वाई न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड? क्योंकि न्यूरॉन के पास एक टिपिकल सेल ऑर्गेनल नहीं है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि वो सेल ऑर्गन कौन सा है। तो पहले तो हमने बात की साइटोन या सेल बॉडी की। अब हम बात करते हैं इस सेल बॉडी से निकलने वाले प्रोसेसेस की। आप देखें यहाँ पे इस सेल बॉडी से किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एलोंगेट होकर सेल प्रोसेसेस बना रही है, और कितने सारे सेल प्रोसेसेस दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखो आप, ये सेल प्रोसेसेस सारे, इनको कहा जाता है सेल प्रोसेसेस। ये देखो आप, सेल से निकलने वाले। यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो 2 तरह के सेल प्रोसेसेस हैं। एक तो ये जो मैंने अभी आपको मार्क करके बताए सारे, और एक अलग से आपको एक बहुत लंबा सेल प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये देखो आप, ये तो 2 तरह के सेल प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। एक तो ये जो सबसे लंबा वाला सेल प्रोसेस है, इसको कहा जाता है एक्सॉन। न्यूरॉन चाहे कोई भी टाइप का हो, उसमें हमेशा एक सिंगल एक्सॉन रहेगा, हमेशा। ये ध्यान रखना है आपने। न्यूरॉन चाहे किसी भी टाइप का हो, एक्सॉन जो रहेगा हमेशा कितना रहेगा? 1, विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर? और डेंड्राइट्स, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो दूसरे टाइप के सेल प्रोसेसेस हैं ये शॉर्टर देन एक्सॉन है। भाई एक तो मैंने बोला आपको एक्सॉन, ये एक्सॉन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक्सॉन है। और बाकी के जितने भी आपको सेल प्रोसेसेस दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। यानी कि सेल प्रोसेसेस 2 तरह के हो गए, एक हो गए डेंड्राइट्स और एक हो गया एक्सॉन। डेंड्राइट्स और एक्सॉन में मेन फ़र्क क्या है कि डेंड्राइट्स शॉर्ट है लेंथ में, जबकि एक्सॉन्स आर लॉन्ग। डेंड्राइट्स मल्टीपल होते हैं, डेंड्राइट्स मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉन हमेशा सिंगल रहेगा, ये एक ही रहता है हमेशा, एक से ज़्यादा एक्सॉन नहीं हो सकता। और ये जो बीच वाला मेन पोर्शन है इसको हम कहते हैं साइटोन या सेल बॉडी। क्लियर? एक्सॉन के ऊपर देखो आप, एक्सॉन के ऊपर आपको एक ये येलो कलर की ये शीट दिख रही होगी यहाँ पे, एक्सॉन के ऊपर केवल
इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। दिस इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के बीच बीच में आपको स्पेसेस दिख रहे होंगे, देखो जहाँ पर आपको माइलिन शीथ नहीं दिख रही है ना, आपको येलो शीथ के बीच बीच में कहीं कहीं पे ये पर्पल कलर के गैप्स दिख रहे होंगे, इनको कहा जाता है, इन गैप्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। दीज आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर। ये वो जगह है जहाँ पर माइलिन शीथ जो है प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। अब नोड्स ऑफ रेनवियर के क्या फंक्शन है वो सब हम लोग जब कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इसके बारे में कि इनके फंक्शंस क्या है। बाकी आप माइलिन शीथ के फंक्शन की बात करें तो देखो माइलिन शीथ इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करती है कि क्या होता है, देखो हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन्स का काम होता है इम्पल्स कंडक्ट करना। तो जब एक इम्पल्स एक्सॉन में आएगी तो ये इसी एक्सॉन के थ्रू होते हुए आगे बढ़ेगी। अब होता क्या है कि न्यूरॉन अकेला तो है नहीं, इस न्यूरॉन के आसपास भी बहुत सारे न्यूरॉन्स और होते हैं। इस एक्सॉन के पास में भी आपको बहुत सारे और दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर माइलिन शीथ नहीं होगी तो ये जो इम्पल्स है, ये जो करंट जो हम जनरेट करते हैं इम्पल्स कंडक्शन के वक्त, ये करंट सीधा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच सकता है, जो हम नहीं चाहते, इसलिए हमने इन्हें इंसुलेट कर रखा है। और ये इंसुलेशन किसकी हेल्प से किया हमने, माइलिन शीथ की हेल्प से। और ये जो बीच में नोड्स है वो नोड्स ऑफ रेनवियर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम कंडक्शन की बात करेंगे। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है नोड ऑफ रेनवियर का फंक्शन क्या होता होगा। और इसकी वजह से एक माइलिन शीथ की वजह से नहीं, नोड्स ऑफ रेनवियर की वजह से एक माइलिनेटेड एक्सॉन, देखो ऐसा एक्सॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। और ऐसी नर्व्स जिनमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड नर्व्स। तो आपको मुझे ये बताना है कि माइलिनेटेड नर्व्स का फ़ायदा क्या होता है इन कंपैरिजन टू नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि न्यूरॉन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। और सेल प्रोसेस जो है दो टाइप के होते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। यहाँ पर हल्का सा एक फ़र्क है, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी ने कहा है, एनसीईआरटी की लाइन सुनना, एनसीईआरटी कहती है कि एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें उसने पहला बताया सेल बॉडी, दूसरा बताया एक्सॉन और तीसरा बताया है डेंड्राइट। न्यूरॉन के 3 बेस से मेन पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। अब बिकॉज एक्सॉन और डेंड्राइट्स दोनों ही सेल प्रोसेस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया है इसे। ठीक है, जब आप हायर लेवल की स्टडी करेंगे तब आप इस लेवल से समझेंगे। बाकी अभी आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलना चाहें तो आप कहें न्यूरॉन के 3 पार्ट्स है, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग और पिक्चर को देखते हैं हम लोग। वो 3 डायमेंशनल पिक्चर दिखाया था, अब मैं आपको एक बार 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने ज़्यादा पिक्चर्स देखोगे अच्छे वाले, उतने ज़्यादा चीज़ें जो है दिमाग में बैठ जाएगी आपके। देखो ये पोर्शन साइटोन हो गया, यहाँ से लेकर ये पूरा पोर्शन साइटोन या फिर मेन सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के अंदर हमने बहुत सारे, एक तो दिखा दिया आपको न्यूक्लियस जो मेन इसका पार्ट है ना। एक सेल का मेन पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बिकॉज यहाँ प्रेजेंट है इसीलिए इसको मेन सेल बॉडी हमने नाम दिया। उसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बहुत सारे ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो दिख रहे हैं ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना। ये हो गया। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है, न्यूरॉन्स पे के ऊपर डिटेल वाले वीडियोज़ अपलोडेड है, न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स पे आप वहाँ पे देख सकते हो। मैं अभी केवल एनसीईआरटी तक ही रखना चाहता हूँ बिकॉज ये वीडियोस उनके लिए जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप नीट यूजी की जगह कुछ और कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं होगा आपको। चीज़ें हम लोग काफ़ी अच्छी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ साइटोन में एक बहुत ही स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक चीज़ है, वो है नीजल बॉडीज़। बेसिकली साइटोन के अंदर आपको इस तरह के, ये देखो कुछ राउंड बॉडीज़ दिख रही होगी, इनको कहते हैं नीजल बॉडीज़। पहले इनिशियली ऐसा लगता था कि ये कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हमने इसको और डिटेल में स्टडी किया तब हमें पता चला कि नीजल बॉडीज़ बेसिकली RER है। RER का मतलब क्या होता है, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर प्रेजेंट हो बहुत सारे राइबोसोम्स, उसको RER कहते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस पे। तो नीजल बॉडीज़ क्या है, बेसिकली RER, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस उसके ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो RER बन जाता है। तो ये होती है नीजल बॉडीज़। अब इस साइटोन से निकलने वाले ये जो शॉर्ट प्रोसेसेस दिख रहे हैं आपको इतने सारे, ये क्या है, ये है सारे के सारे
डेंड्राइट्स हैं ये सारे, ये ब्रांच्ड होते हैं। देखो आप कितना अच्छा ब्रांचिंग दिख रही है आपको डेंड्राइट्स में, ये डेंड्राइट्स हैं सारे। और उसके अलावा एक और सेल प्रोसेस होता है जो काफ़ी लंबा रहता है, उसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये पूरा का पूरा हो गया एक्सॉन। यहाँ पर आपको एक्सॉन भी एंड में जाकर, यानी जो इसका एंड पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन है, एक्सॉन भी ब्रांचेस बनाता है। ये देखो आप एक्सॉन की ये ब्रांचेस है सारी ये। और इनके एंड में यहाँ पर अगर आप आओगे इधर, तो इन ब्रांचेस के भी एंड में आपको कुछ इस तरह से एक एक्सपांडेड स्ट्रक्चर मिलता है, ये ऐसा। इसको कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। और आपको नाम से समझ में आ ही गया होगा, साइनेप्टिक नॉब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइनेप्स का फॉर्मेशन करता है। अगर नहीं पता है साइनेप्स क्या है तो थोड़ी देर रुको, अभी मैं बताता हूँ साइनेप्स का भी मीनिंग आपको। इसे हम साइनेप्टिक नॉब कहेंगे, ठीक है। मीनिंग मैं आपको थोड़ी देर में वापस बताता हूँ। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अब आप गौर से देखें, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ समझाने की चाहता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर आपको एक सेल दिख रहा होगा, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें आप इस बात को। ये सेल और ये सेल का न्यूक्लियस, ये सेल और ये सेल का न्यूक्लियस। और अंदर की तरफ जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है, वो येलो पोर्शन एक्सॉन है। देखो आप ये दिख रहा है, ये जो मैंने अब जो ग्रीन कर दिया मैंने, तो ये ग्रीन पोर्शन तो क्या है, एक्सॉन। और उस एक्सॉन के चारों तरफ 3 डायमेंशनली एक सेल है जिसका नाम है श्वान सेल। इसको क्या नाम दिया गया है, श्वान सेल, ठीक है। और क्लियर न्यूक्लियस भी दिख रहा है आपको श्वान सेल में। तो 3 डायमेंशनल इस तरह से एक्सॉन के चारों तरफ, ये देखो आप यहाँ पर, ये देखो इसको देखो आप, ये किस तरह से श्वान सेल एक्सॉन के चारों तरफ उसने एक कवरिंग बना ली है ये। अब ये श्वान सेल बेसिकली क्या करते हैं, श्वान सेल एक तरह का लिपिड होता है जिसे कहा जाता है माइलिन। उस माइलिन को डिपॉजिट करता है एक्सॉन के चारों तरफ। ये देखो आप, इस श्वान सेल को कट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देखो आप, ये श्वान सेल अंदर की तरफ क्या कर रहा है, ये अंदर की तरफ माइलिन की लेयर्स बिछा रहा है। ये देखो ये माइलिन की लेयर्स बिछा रहा है ये एक्सॉन के चारों तरफ। तो बेसिकली जो अभी हमने माइलिन शीथ पढ़ी, वो माइलिन शीथ बिछाने का काम कौन करता है, ये श्वान सेल, ये श्वान सेल। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एक श्वान सेल, इस पिक्चर में देखो अंदर की तरफ उसने माइलिन शीथ बिछा रखी है एक्सॉन की चारों तरफ, ये इस तरह से। तो माइलिन शीथ कौन डिपॉजिट करता है, आपको ध्यान रखना है, श्वान सेल नाम का एक सेल रहता है जो एक्सॉन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। और ये एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ जो है डिपॉजिट करता रहता है। और यहाँ पर आपको क्लियर स्पेसेस दिख रहे होंगे, ये इन स्पेसेस को हमने क्या नाम दिया है, नोड्स ऑफ रेनवियर। ये केवल एक्सॉन पे होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। बात करते हैं सेल बॉडी की। तो सेल बॉडी मेन पार्ट है न्यूरॉन का, मेन पार्ट इन द सेंस क्योंकि न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है, इसलिए इसको मेन हमने सेल बॉडी नाम दे दिया हमने कि सेल की बॉडी यही है। टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। टिपिकल का मतलब क्या होता है, टिपिकल मतलब कि एक नॉर्मल सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और इसके साइटोप्लाज्म की खास बात है कि इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्युलर बॉडीज़ होती है जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें नाम दिया गया निजल ग्रेन्यूल्स। इन बॉडीज़ को हमने क्या नाम दिया, निजल ग्रेन्यूल्स या निजल बॉडीज़। और अभी हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली ये। फिर हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स क्या है, डेंड्राइट्स आपके साइटोन से निकलने वाले बहुत शॉर्ट प्रोसेसेस हैं, सेल प्रोसेस है, जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। दीज आर शॉर्ट फाइबर्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। इसमें और एक्सॉन में फ़र्क क्या है कि एक्सॉन लंबा रहता है और एक ही रहता है, डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं और शॉर्ट होते हैं। एंड दे ब्रांच रिपीटेडली। आप देखो यहाँ पर कितनी ब्रांचिंग शो कर रखी है हमने डेंड्राइट्स में, ये 3 डायमेंशनल अगर आप देखोगे, ये कंप्लीट डेंड्राइट्स की कंप्लीट ब्रांचिंग देखो आप, है ना, इतना अच्छा हाईली ब्रांच्ड रहता है ये यहाँ पर, ये जाकर एक पूरा डेंड्राइट बन रहा है। ये देखो आप, लुक एट द नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितना प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इन डेंड्राइट्स में। तो ये रहते हैं डेंड्राइट्स। और सबसे खास बात हाँ कि डेंड्राइट्स में भी आपको निजल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। निजल ग्रेन्यूल्स बार बार क्वेश्चन आता है कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आपका आंसर देखो क्या होगा कि निजल ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है, सेल बॉडी में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। डेंड्राइट्स में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक्सॉन्स में होते हैं, एक्सॉन्स में नहीं होते। बस यही ध्यान रखना है आपको। निजल ग्रेन्यूल्स साइटोन में मिल जाएंगे, डेंड्राइट्स में मिलेंगे, लेकिन एक्सॉन में मिलेंगे नहीं।
अब अगर मैंने आपको ये बता दिया है कि नेजल ग्रेन्यूल्स बेसिकली हैं क्या, तो आई होप आप मुझे ये बता पाओ कि नेजल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या होता है। देखो नेजल ग्रेन्यूल्स का वही फंक्शन होगा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रहता है एक नॉर्मल सेल में। तो कमेंट सेक्शन में आए और बताएं नेजल ग्रेन्यूल्स का फंक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम एक्सॉन की। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि साइटोन से निकलता है, जिसका डिस्टल एंड क्या हो गया, देखो समझो आप, जो साइटोन के पास वाला एंड है इसको आप कहोगे प्रॉक्सिमल एंड। मैंने आपको बहुत बार इन वर्ड्स के बारे में बताया है। प्रॉक्सिमल मतलब पास और दूर वाले को कहते हैं हम डिस्टल। तो जो सेल बॉडी के पास वाला एंड है प्रॉक्सिमल एंड और जो उसका ऑपोजिट एंड है वो डिस्टल एंड। तो एक्सॉन का डिस्टल एंड भी ब्रांचिंग शो करता है। ये देखो आप, ये ब्रांचेज है, ये एक्सॉन का लास्ट पार्ट, ये श्वान सेल हो गया बेसिकली वो माइलिन शीथ, और ये एक्सॉन का लास्ट पार्ट ही इस तरह से ब्रांचिंग शो करता है। और इसके एंड में आपको एक बटन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक एंड बल्ब भी लिखा है कुछ बुक्स में। तो साइनेप्टिक एंड बल्ब या साइनेप्टिक नॉब, ये दोनों आप नाम इनको दे सकते हो। एक सेकेंड रुको, ये हो गया आपका साइनेप्टिक नॉब, ये रहा साइनेप्टिक नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर हम जब और डिटेल में स्टडी करते हैं, ये न्यूरॉन का सबसे लास्ट पार्ट जो मैंने कहा था कि ये, इसके अंदर कुछ ऐसे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। दीज आर कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल्स। मैं भी आपको जब साइनेप्स के बारे में बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इनको साइनेप्टिक नॉब और इनको साइनेप्टिक वेसिकल्स क्यों कहते हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपको जो ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैं सब वर्ड्स को भी आपको वापस बताऊंगा। और जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एसिटाइल कोलिन। सबसे कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर अगर कोई है तो वो है एसिटाइल कोलिन या ACH। कहाँ प्रेजेंट है ये? साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो जब साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स बर्स्ट होते हैं और ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर जो क्लेफ्ट होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, साइनेप्स क्या है, अगर आप सोच रहे हैं तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैं वापस वहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि एक्सॉन का डिस्टल एंड ब्रांच्ड होता है और उस ब्रांचिंग के एंड में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे नाम दिया गया है साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक एंड बल्ब, जिसके अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट है जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है जिनको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे कि एसिटाइल कोलिन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ साइनेप्टिक नॉब। ये एनसीईआरटी की लाइन जो मैंने आपको क्लियर कर दी। इन साइनेप्टिक नॉब में बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, साइनेप्स के बारे में हम बाद में डिटेल में और स्टडी करेंगे। फिलहाल अपना टॉपिक है न्यूरॉन को समझना पहले अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का फिगर देखते हैं कि एनसीईआरटी ने कैसा फिगर दिया है। देखो सिंपल सा अच्छा फिगर है एनसीईआरटी का। ये हो गया आपका सेल बॉडी वाला पोर्शन, ये हो गया सेल बॉडी वाला पोर्शन। तो ये सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस न्यूरॉन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो आंसर जाएगा सेल बॉडी। और चलते लेबलिंग्स की बात करते हैं। यहाँ से एक्सॉन शुरू हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सॉन है पूरा। एक्सॉन डिस्टल एंड पे जाके ब्रांचिंग शो कर रहा है और उसका जो सबसे टर्मिनल एंड है वहाँ पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है साइनेप्टिक नॉब। और ये है एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट, ये ना एक्सॉन का ये देखो, ये एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट और इस टर्मिनल पार्ट में सबसे एंड में प्रेजेंट है साइनेप्टिक नॉब। क्लियर? ये माइलिन शीथ मैंने अगर आपको शो कर दी। इस माइलिन शीथ में जो सेल्स इस माइलिन शीथ को डिपॉजिट करते हैं उन सेल्स का नाम है श्वान सेल। ये एक्सॉन, और जहाँ पर वो पॉइंट्स जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती उसको हमने नाम दिया नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? अब क्या बच गया? अब बच गया नेजल ग्रेन्यूल्स। डायग्राम को जब हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नेजल ग्रेन्यूल्स को एनसीईआरटी ने साइटोन के साथ साथ डेंड्राइट्स में भी शो कर रखा है। अब डेंड्राइट्स को गौर से देखें, इनमें आपको नेजल ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं सब में। क्लियर? और ये हो गया डेंड्राइट्स। तो ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लेबलिंग्स। एनसीईआरटी का डायग्राम जब भी आप गौर से देखो, एक लेबलिंग को आपने अच्छे से देखना है। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो एनसीईआरटी ने टेक्स्ट में नहीं देखी लेकिन उन्होंने लेबलिंग में क्लियर कट मेंशन किया होता है, तो आपको उन चीज़ों को भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए।
अब हम चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होता है। हम क्या कहते हैं कि न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, न्यूरॉन्स मैसेजेस को लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं। तो अब तक हम जो ये मैसेज कर रहे हैं उसका टेक्निकल नेम है इम्पल्स। क्या नाम है इसका? इम्पल्स कहते हैं इसको, है ना। इसके बारे में भी हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। आप फिलहाल ये देखें कि जो आप बचपन से कहते आ रहे हैं कि न्यूरॉन मैसेज लेकर जा रहा है, अब आप इस वर्ड को चेंज कर दें और आप इसको बोलें इम्पल्स। इसका नाम होता है इम्पल्स, यानी न्यूरॉन्स इम्पल्स कैरी करते हैं, इम्पल्स लेकर जाते हैं और इम्पल्स लेकर आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर आते हैं इन इम्पल्सेस को। अब मुझे समझना है इम्पल्स का डायरेक्शन कि किसी न्यूरॉन में इम्पल्स किस डायरेक्शन में मूव करता है। इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपको देखो, जो इम्पल्स रहता है न्यूरॉन का वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ। यानी इम्पल्स की शुरुआत होती है डेंड्राइट से, डेंड्राइट से इम्पल्स जाएगा साइटोन की तरफ, साइटोन से जाएगा एक्सॉन की तरफ, ठीक है, और फिर यहाँ एक्सॉन से फिर आगे मूव करेगा। कभी भी आप इम्पल्स को रिवर्स डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, यानी एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स नहीं जा सकता। इम्पल्स हमेशा डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाएगा। क्लियर? ये क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये हमेशा ऐसे जाएगा। पहले डेंड्राइट, फिर साइटोन और फिर एक्सॉन। अब अगर आपने मेरे डिटेल वाले वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप बताओ कि ऐसा क्यों होता है, इम्पल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता है। हिंट दे देता हूँ मैं आपको। अगर आपने साइनेप्स अच्छे से पढ़ा है तो आप मुझे इसका आंसर बता पाओगे कि ये इम्पल्स रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता। ठीक है, देखो मैं करने को सब बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं एनसीईआरटी से ऊपर इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल एनसीईआरटी पढ़ने आते हैं। ये वीडियोस का मकसद यही है कि आपका ध्यान नहीं भटकाया जाए और आप केवल एनसीईआरटी ही पढ़ो। लेकिन देखो, कंसेप्ट्स तो बिल्डअप करोगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसा तो है नहीं कि नीट निकालना ही लक्ष्य है आपका, है ना। आगे जाके एमबीबीएस में ये सभी चीज़ें पढ़नी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से इनको थोड़ा डिटेल में ले लिया करो ताकि आगे एमबीबीएस में जाके कोई दिक्कत नहीं आए। आगे बढ़ते हैं, इम्पल्स का डायरेक्शन की बात करें तो इम्पल्स डेंड्राइट से शुरू होगा, डेंड्राइट से साइटोन की तरफ जाएगा और साइटोन से एक्सॉन की तरफ जाएगा। अब ये एक्सॉन के बाद कहाँ जाएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये इम्पल्स हमने जनरेट किसके लिए किया। इसको आप अच्छे से समझें। देखो, एक न्यूरॉन, आपकी बॉडी में केवल 2 ही सेल्स ऐसे हैं जो एक्साइटेबल है। ये चीज़ समझना आप अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में केवल 2 ही सेल्स ऐसे हैं जो एक्साइटेबल हैं, पहला न्यूरॉन और दूसरा मसल, न्यूरॉन और मसल। तो ये जो न्यूरॉन अपना इम्पल्स लेकर जा रहा है, ये न्यूरॉन अपना इम्पल्स या तो आगे जाकर किसी दूसरे न्यूरॉन को देगा या फिर आगे जाकर ये किसी मसल को स्टिमुलेट करेगा। ये इम्पल्स या तो किसी न्यूरॉन को जाएगा आगे या किसी मसल को स्टिमुलेट करेगा या मसल में पहुंचेगा ये अपना इम्पल्स। अभी आप समझें इस बात को कि न्यूरॉन या तो अगले न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा या फिर न्यूरॉन आगे किसी मसल को स्टिमुलेट करेगा। हमने देखा कि किस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी मसल्स को कंट्रोल करता है, तो मसल्स को कंट्रोल करने का तरीका यही है। अब आप अच्छे से समझें, अगर ये इम्पल्स न्यूरॉन से किसी दूसरे न्यूरॉन्स में गई तो इसको कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। जब एक इम्पल्स एक न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है तो उस जंक्शन को कहा जाता है साइनेप्स। उस जंक्शन को क्या कहते हैं? साइनेप्स। और अगर ये एक न्यूरॉन से मसल में जाती है तो उसे कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये ध्यान रखें आप। अगर एक न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन है तो साइनेप्स, और अगर एक न्यूरॉन और मसल के बीच में कनेक्शन है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर NMJ बोलते हैं इसे, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियोस बना चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी में भी ये सब चीज़ें आएगी। अब एक्सॉन के बाद ये इम्पल्स कहाँ जाएगी तो डिपेंड करता है कि आप न्यूरॉन में लेकर जाना चाहते हो या मसल में। तो जब न्यूरॉन से न्यूरॉन में मैसेज जाएगा तो उस जंक्शन को कहा जाएगा साइनेप्स। ये देखो, आप ये पिक्चर देखो अच्छे से कि किस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। ये हो गया न्यूरॉन, मैसेज आया डेंड्राइट से साइटोन से फिर एक्सॉन, और एक्सॉन से ये इसके टर्मिनल पे पहुंचता है और पहुंचता है यहाँ साइनेप्टिक, ये यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब में।
फिर यहाँ से ये देखो किस तरह से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्टिमुलेट कर रहा है वापस, यानी इम्पल्स एक न्यूरॉन 1 से निकलकर न्यूरॉन 2 में कैसे जाएगी, वाया दिस साइनेप्स। तो ये जो जंक्शन है इन दोनों के बीच में, यानी एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट के बीच में, उसको कहा जाता है साइनेप्स। एनलार्ज करके दिखाया इन्होंने। एनलार्ज करके कैसे दिखाया, देखो ये न्यूरॉन 1 का एंड बल्ब है ना, जो साइनेप्टिक नॉब जिसको कहते हैं, और ये न्यूरॉन 2 का डेंड्राइट का मेम्ब्रेन है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, तो ये डेंड्राइट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपका जो है ये बन गया साइनेप्टिक नॉब। अब आप देखें इन दोनों के बीच का ये जो जंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। और क्लियर पिक्चर में दिख रहा है, मैंने अभी आपको बताया था साइनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स प्रेजेंट है, तो ये देखो आपको वेसिकल्स दिख रहे होंगे। इन वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। और देखो किस तरह से न्यूरो ट्रांसमीटर जब यहाँ से रिलीज होकर इस सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट पे पहुँचा, तब जाकर इम्पल्स अब यहाँ पे आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर इस इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ले जाने का काम किसने किया, न्यूरो ट्रांसमीटर्स ने। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका नाम ऐसा क्यों है। ट्रांसमिट करने का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे को देना, ट्रांसमिशन कहलाता है। और न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स ऐसे केमिकल्स जो न्यूरॉन्स के इम्पल्स को या न्यूरॉन्स के मैसेज को ट्रांसमिट करते हो, उसे हमने नाम दिया न्यूरो ट्रांसमीटर। तो है ना, बहुत आसान नाम दे दिया हमने, एनटीएम क्या नाम दिया, न्यूरो ट्रांसमीटर। जो न्यूरॉन्स के मैसेजेस को एक न्यूरॉन से दूसरे में लेके जाते हो उसको कहा जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये तो हो गया जब आप न्यूरॉन से न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हो तो साइनेप्स, और यही अगर आप न्यूरॉन से नेक्स्ट मसल को स्टिमुलेट करोगे तो उसको कहा जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ देखें आप, ये एक न्यूरॉन, यहाँ से इम्पल्स आया एक्सॉन के थ्रू, और देखो आपने आगे ये आपको इतने सारे मसल फाइबर्स दिख रहे होंगे, ये है ना, ये सारे मसल फाइबर्स हैं अलग अलग। तो देखो किस तरह से हर मसल फाइबर पे एक अलग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है। यहाँ पे ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये तीसरा, ये चौथा, दिख रहा है, ये सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहलाते हैं। तो ये रहता है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इसका ऑपोजिट कभी भी नहीं जा सकता, और आपको मुझे समझाना है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी और क्या कहती है, एनसीईआरटी कह रही है टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स की बात किया है एनसीईआरटी में, कि एक्सॉन्स के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। ये देखो ये एक पिक्चर है, इसमें माइलिन, एक ऐसा एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो माइलिनेटेड एक्सॉन कहलाएगा, और एक ऐसा एक्सॉन जिस पर माइलिन शीथ नहीं होती उसको कहा जाता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। क्लियर, ये हो गया। अब माइलिनेटेड एक्सॉन है तो माइलिन शीथ होगी तो नोड ऑफ रेनवियर भी होगा, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है तो नोड ऑफ रेनवियर की बात आती ही नहीं है। तो ये होते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। यहाँ पर अब एक कंसेप्ट सीखने का वक्त आ गया है, क्योंकि एनसीईआरटी ने टर्म यूज़ कर लिया लेकिन उसके बारे में एनसीईआरटी ने समझाया नहीं, कंफ्यूज करेगा आपको। तो मसल और नर्व को एक साथ लूँगा मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने के लिए, और अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो बिलीव मी मोर देन 50% स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट नहीं पता। ये सिर्फ इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं, इस टर्म का उन्हें मतलब नहीं पता। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप देखो, आपने 2 टर्म सुने होंगे, एक टर्म सुना होगा मसल फाइबर, और दूसरा टर्म सुना होगा आपने नर्व फाइबर। अब आप वर्ड्स यूज़ करते हो कि हाँ मसल फाइबर, मसल के एक धागे को, या नर्व फाइबर, नर्व के फाइबर को कहते होंगे, ऐसा नहीं है। टेक्निकल समझो आप। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो आपको पता है एक सिंगल मसल सेल को ही मसल फाइबर कहा जाता है। एक सिंगल मसल सेल को ही हम कहते हैं मसल फाइबर, उसके शेप की वजह से। अभी देखो, आपने थोड़ी देर पहले ही मसल का स्ट्रक्चर दिखाया मैंने आपको, शेप कैसा है इस मसल का, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक फाइबर है, इसलिए एक सिंगल मसल सेल को ही मसल फाइबर कह देते हैं। क्लियर, टेक्निकली ये मतलब होता है इसका, है ना। मसल फाइबर का मतलब ये नहीं कि आपकी मसल का कोई फाइबर नहीं, ऐसा नहीं होता, एक मसल सेल को ही मसल फाइबर कहा जाता है। अब बारी है नर्व फाइबर की। तो आप ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो। अब इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप देखो सबसे लंबा स्ट्रक्चर कौन सा है इस न्यूरॉन में, तो आप कहोगे एक्सॉन। तो एक एक्सॉन को ही नर्व फाइबर नाम दिया जाता है, एक एक्सॉन को ही नर्व फाइबर नाम दिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये जो मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ एक्सॉन दिखाए, तो आप कहोगे सर ये टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स हो गए, मतलब ये एक नर्व फाइबर, ये दूसरा
नर्व फाइबर। तो ऐसा नर्व फाइबर या ऐसा एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट हो उसको आप कह लोगे माइलिनेटेड एक्सॉन या फिर माइलिनेटेड फाइबर, और दूसरा होगा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन या नॉन माइलिनेटेड फाइबर। आई होप आपको एक ये समझ में आई होगी चीज़। टेक्निकली ये होता है, नर्व फाइबर का मतलब एक्सॉन और मसल फाइबर मसल सेल को ही नाम दिया गया है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स, अब देखो एनसीईआरटी ने यहाँ वर्ड यूज़ कर लिया नर्व फाइबर, इसलिए मुझे आपको ये समझाना पड़ा माइलिनेटेड नर्व फाइबर, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते, मतलब आपको कन्फ्यूजन होता ही नहीं क्योंकि आप इसको इतना डिटेल में लेते ही नहीं। भाई कन्फ्यूजन उसको होता है जो एक एक टर्म पे फोकस करे। जो एनसीईआरटी को अखबार की तरह पढ़ेगा उसको कभी कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है नर्व फाइबर मतलब एक नर्व का फाइबर, एक नर्व को ही कहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, समझ लो। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर या माइलिनेटेड एक्सॉन्स के चारों तरफ श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक माइलिन शीथ बनाते हैं अराउंड एक्सॉन। नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स क्या होते हैं? जिन पे माइलिन शीथ नहीं होती। एक ट्विस्ट यहाँ पे भी है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर आप एक क्वेश्चन गलत करके आओगे ही आओगे। ठीक है, सबसे बढ़िया कंसेप्ट, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे माइलिन शीथ नहीं होती लेकिन श्वान सेल होते हैं। वापस बता रहा हूँ, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे माइलिन शीथ नहीं होती लेकिन श्वान सेल होते हैं, ये ध्यान रखें आप। यानी श्वान सेल हमेशा प्रेजेंट होंगे चाहे माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, लेकिन फ़र्क क्या है कि श्वान सेल यहाँ पर माइलिन शीथ बनाते हैं, यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं बनाते, है ना। तो ये कंसेप्ट आज यहीं सुधार लो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पे ना तो श्वान सेल होते हैं ना ही माइलिन शीथ होती है, तो ऐसा नहीं है। श्वान सेल दोनों पे होते हैं। माइलिनेटेड में श्वान सेल माइलिन शीथ बनाते हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड पे कोई माइलिन शीथ नहीं होती है एक्सॉन के चारों तरफ। श्वान सेल इसको सीक्रेट नहीं करते, जबकि यहाँ पर श्वान सेल सीक्रेट करते हैं। चलिए फिर माइलिनेटेड में नोड ऑफ रेनवियर होंगे, जो हमने अभी देखा। ये देख लो आप इस पिक्चर में, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर है। और नॉन माइलिनेटेड में जब इस पे है ही नहीं माइलिन शीथ, तो नोड ऑफ रेनवियर की तो बात ही नहीं आती। और आगे चलते हम इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स ये दोनों माइलिनेटेड रहती है। नीट यूजी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। एग्जाम्पल्स, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स में माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, इन पूरे सिस्टम में आपको सिर्फ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये क्लियर कट डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, और ये क्लियर कट इनके एग्जाम्पल्स है, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। हमारे बहुत सारे निमोनिक के भी वीडियोज़ हैं, ट्रिक के वीडियोज़ हैं, जिनमें हम आपको निमोनिक्स मतलब कि ट्रिक्स कहते हैं जिनको, कि एग्जाम्पल्स कैसे याद करने होते हैं। तो वो बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं मैंने निमोनिक्स के, आप उनको देखो। आपको ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इन एग्जाम्पल्स को कैसे याद करना है वो ट्रिक्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम एग्जाम्पल्स के ट्रिक्स मैंने अपलोड कर रखी है, तो आपको मिल जाएंगे 100% ये निमोनिक्स के वीडियोस। उनमें आप देखो कि कैसे इनको याद करना है। बाकी कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब यहाँ पर हम लोग एक जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि माइलिनेटेड एक्सॉन और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में फंक्शन के बेस पे मेन फ़ायदा क्या रहता है माइलिनेटेड एक्सॉन को, जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है नर्व में इम्पल्स का ट्रांसमिशन, तो आपको ये पिक्चर देखकर ही यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स में क्या फ़ायदा होता है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपको मुझे रीज़न बताना है। आंसर ये है कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स में इम्पल्स का कंडक्शन बहुत फास्ट होता है, जबकि यहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन स्लो कंडक्शन रहता है, यहाँ पे फास्ट कंडक्शन रहता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर इसका रीज़न आपने बताना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। ठीक है, देखो वीडियो लंबा हो रहा है आई नो, बट मैं चाहता हूँ कि न्यूरॉन्स के बारे में एनसीईआरटी ने जो कुछ भी बताया सब मैं एक ही वीडियो में आपको सिखा दूँ। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत क्लियर कट डिफरेंस बताऊँगा मैं, बहुत क्लियर कट डिफरेंस बताऊँगा मैं। और ठीक है, तो और फिर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज की भी बात कर लेंगे। देखो यहाँ पे आपको 3 तरह के न्यूरॉन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इन न्यूरॉन्स में जो मेन फ़र्क होगा वो होगा सेल प्रोसेसेस के बेस पे, सेल प्रोसेस के बेस पे। आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये डायग्राम देखें, आपको इसमें मेन सेल प्रोसेसेस कितने दिख रहे हैं। मेन की बात कर रहा हूँ मैं ना, ब्रांचिंग की बात नहीं कर रहा। ब्रांचिंग की बात करोगे तो इन सब में ही आपको बहुत सारे सेल प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। मैं मेन की बात कर रहा हूँ। इस पहले डायग्राम को देखो आप, इसमें मेन सेल प्रोसेस केवल एक है, ये
आगे जाके इसने कितनी ब्रांचिंग की हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन सेल प्रोसेस कितने हैं जो साइटोन या सेल बॉडी से निकल रहे हैं, यहाँ पर साइटोन या सेल बॉडी से केवल एक मेन प्रोसेस निकल रहा है, यहाँ पर साइटोन या सेल बॉडी से एक ये और एक ये सेल प्रोसेस निकल रहे हैं, तो कितने हो गए 2। यहाँ पर एक तो ये एक्सॉन और ये देखो बाकी ये सब सेल बॉडी से निकल रहे हैं मेन, तो यहाँ पे तो मोर देन 1 और यहाँ पर एक एक्सॉन, यानी कि सेल प्रोसेस टोटल मोर देन 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। बस कितने सेल प्रोसेस है उसके हिसाब से नाम रख देंगे। अगर सेल प्रोसेस 1 है तो यूनिपोलर, सेल प्रोसेस 2 है तो बाइपोलर, बहुत सारे तो मल्टीपोलर। यूनि मतलब एक, पोलर मतलब पोल हो गया बेसिकली, है ना, एक पोल यानी एक सेल प्रोसेस है यूनिपोलर। बायो मतलब दो सेल प्रोसेस बाइपोलर, बहुत सारे सेल प्रोसेस मल्टीपोलर। बहुत सिंपल सा सिस्टम, ठीक है। अब हाँ, यहाँ अगर अच्छे से देखो, इन तीनों को गौर से देखो आप, इन तीनों में नंबर ऑफ सेल प्रोसेसेस वेरी कर रहे हैं, लेकिन अगर इन तीनों में अगर आप एक्सॉन्स को देखोगे तो कितने एक्सॉन्स हैं आप यहाँ पे देखें। यहाँ पर कितने एक्सॉन हैं 1, यहाँ कितने एक्सॉन है 1, यहाँ कितने एक्सॉन है 1। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बहुत क्लियर कट लाइन कहती थी कि न्यूरॉन किसी भी टाइप का देखने को मिले, एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा, और ये बहुत क्लियर है। तीनों में एक्सॉन एक एक है, लेकिन बाइपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, इसलिए इनमें ये डिफरेंस रहता है। एग्जाम्पल्स, सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल्स ही याद करना है। आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे रेटिना में। आपको पता होगा रेटिना में, आई के अंदर रेटिना नाम की एक लेयर होती है, तो रेटिना में बाइपोलर और मल्टीपोलर आपके मैक्सिमम बॉडी के न्यूरॉन्स कौन से हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। और एग्जाम्पल चाहिए तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो सेरेब्रम रहता है, सेरेब्रम के बाहर वाला पोर्शन सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। पढ़ेंगे हम सेरेब्रम के बारे में भी। सेरेब्रम का बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर, रेटिना में बाइपोलर और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में मल्टीपोलर ही रहते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो आई रियली होप कि आप लोगों को कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे काफ़ी कुछ, और अच्छा लगा होगा आपको लेक्चर। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, चाहे आप सब्सक्राइबर हो या मेंबर हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोस, बहुत अच्छा कंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज्वाइन करें, हमारे मेंबर बने, और मेंबर बनते ही सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको मेंबर वाले ग्रुप में जो है ऐड कर सके, जहाँ पे हम और सारे डाउट डिस्कशंस भी साथ साथ में लेते हैं इस ग्रुप में, ठीक है। और अगर आप केवल सब्सक्राइबर बना रहना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करके मेरे सब्सक्राइबर वाले ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।